स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इंडिया और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से है। पहलगाम टेरर अटैक के लेटर फेज के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है कंटिन्यूस एक एक्टिव सिचुएशन के अंदर है। स्टूडेंट्स, उसी बॉर्डर एरिया के अंदर हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा भी ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया है, जिससे कि जो टेररिस्ट पर्सन्स के द्वारा अटैक किया गया उनको वहाँ पे एलिमिनेट है वो किया जा सके। जब भी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अटैक को कैरी आउट किया जाता है तो स्टूडेंट्स उनको जो लोकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले कुछ पर्सन हुआ करते हैं, जिनका कि आप देखिए कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से वन काइंड ऑफ सिंपैथी है वो हुआ करता है, जिनको हम ओवरग्राउंड वर्कर्स के नाम से जाना करते हैं। तो ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी आइडेंटिफाई है वो किया जाएगा सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। उनको भी एलिमिनेट करने का जो ऑपरेशन के अंदर कोशिश है वो रहेगा सिक्योरिटी फोर्सेस का ही। अब आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा मेंस के पेपर के अंदर में ओवरग्राउंड वर्कर्स के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो कौन हुआ करते हैं। ऐसे लोग जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में किसी तरीके का जो सिंपैथी है उसको कैरी आउट करते हैं, या उनके रिगार्डिंग में जो वर्क को कैरी आउट करते हैं मनी के पर्पज़ से या किसी अदर पर्पज़ के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि काफ़ी बार अटैक्स के अंदर में लोकल जो पॉपुलेशन है, लोकल पर्सन्स का इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, टेररिस्ट अटैक के ही लेटर फेज के अंदर गवर्नमेंट्स के द्वारा डिसीजन लिया गया कि किसी भी तरीके का जो बायलेटरल एग्रीमेंट है उसको नहीं कैरी आउट करना है बोथ कंट्रीज़ के द्वारा। तो आप देखिए कि उसी के थ्रू 2003 के समय में जो सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था आफ्टर द कारगिल वॉर के बाद में, सीज फायर एग्रीमेंट भी यहाँ पे जो सस्पेंशन सिचुएशन के अंदर में आया है, इसी वजह से पाकिस्तान की फोर्सेज के द्वारा स्मॉल स्केल के ऊपर में कुछ एरियाज़ के अंदर फायरिंग है उसको भी कैरी आउट किया गया लाइन ऑफ कंट्रोल के वहाँ पे। आपको इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में आप ज़रूर से रीड कर लेना। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेंस के पेपर के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो टोटल हमारा जो बॉर्डर का जो डिस्टेंस है वो कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3323 किलोमीटर है। टोटल हमारा जो बॉर्डर का जो लेंथ है वो आप देखिए कितना है। इसके अंदर में जो बॉर्डर है उसको 3 एरियाज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो आपको बॉर्डर देखने के लिए मिलता है स्पेशली कश्मीर के एरिया के अंदर में, वो आप देखिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल है। नॉर्दर्न पार्ट का जो बॉर्डर है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। सदर्न पार्ट जो गुजरात के साथ में एरिया शेयर करता है उसको कि हम रेड क्लिफ सर क्रीक के नाम से जाना करते हैं। उसको हम किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट? सर क्रीक है, क्योंकि एक टाइडल आप देखिए कि सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होता है। वहाँ पे भी काफ़ी बार 2-3 ईयर्स बैक ये एरिया है वो न्यूज़ के अंदर में था। गुजरात के अंदर में ये सिचुएटेड है सर क्रीक का एरिया, कच्छ के एरिया के अंदर में। फिर आप देखिए कि जो मिडिल पार्ट है जहाँ पे पंजाब है, राजस्थान का एरिया है, उसको हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। उसको हम किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना करते हैं। तो बेसिकली हमारे 3 एरियाज़ के अंदर में इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। टोटल स्ट्रेंथ कितना है, टोटल इसका लेंथ कितना है? 3323 किलोमीटर है। पिछले कुछ समय में हमारे कुछ अदर कंट्रीज़ के साथ में भी जो बॉर्डर हैं वो न्यूज़ के अंदर में थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो बॉर्डर है वो किसके साथ में है? हमारा चाइना के साथ में। इंडो सिनो जो यहाँ पे चिनो इंडिया जो बॉर्डर है, तो आप देखिए कि चाइना के साथ में जो बॉर्डर है उसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं, जो कि लद्दाख के वहाँ पे सिचुएटेड है। टोटल हमारा स्ट्रेंथ कितना है चाइना के साथ में, लेंथ है वो कितना है? टोटल लेंथ है स्टूडेंट 3488 किलोमीटर। ये आपको लेंथ पता होना चाहिए, ये भी न्यूज़ के अंदर में था। यहाँ पे भी बॉर्डर को 3 एरियाज़ के अंदर में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 एरियाज़ हैं? लद्दाख के अंदर में जो एरिया है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके अंदर में बेसिकली स्टूडेंट 2 लाइन्स हैं। आपको एक वहाँ पे जो जॉनसन लाइन है, इसके अलावा मैकडोनाल्ड लाइन है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और बहुत कंट्रीज़ के द्वारा अदर जो लाइन्स हैं उनको वहाँ पे कंसिडर है वो किया जाता है अपने बॉर्डर के रूप से। फिर एक मिडिल पार्ट है जिसके अंदर में आपको सिक्किम का जो एरिया है, सिक्किम के अलावा आप देखिए कि उत्तराखंड का भी जो एरिया है वो एरिया शेयर करता है। वहाँ पे वन ऑफ द लीस्ट आपको जो डिस्प्यूट्स हैं इंडिया और चाइना के बॉर्डर के ऊपर में उस मिडिल सेक्टर के अंदर में है।
थर्ड अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, अरुणाचल प्रदेश के साथ में जो मैक मोहन लाइन है तो वहाँ पे भी 3 एरियाज के अंदर में डिवाइड है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, मिडिल पार्ट है, फिर आप देखिए कि मैक मोहन लाइन है जो कि अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारा, और आप देखिए कि म्यांमार का जो बॉर्डर है वो भी न्यूज़ के अंदर में था फ्री मूवमेंट रिजाइम की वजह से, क्योंकि वहाँ पे मणिपुर के अंदर में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हुआ तो उसके अंदर में फॉरेन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को कैरी करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका इन्वॉल्वमेंट है वो बताया गया था। तो आप देखिए कि म्यांमार के साथ में हमारा जो टोटल बॉर्डर है वो कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन कौन सा स्टेट्स हैं वो जो एरिया शेयर करते हैं। म्यांमार के साथ में आप देखिए कि बॉर्डर है 1643 किलोमीटर, तो 1643 किलोमीटर यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है म्यांमार के साथ में। फिर आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर भी जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का सिचुएशन क्रिएट हुआ, उसके बाद में काफ़ी सारे लोगों के द्वारा इंडिया के एरिया के अंदर माइग्रेशन भी किया गया था जिसको कि बीएसएफ के द्वारा डिटेक्ट किया गया, स्पेशली वेस्ट बंगाल के वहाँ पे। तो बांग्लादेश के साथ में हमारा जो बॉर्डर है वो कितना है स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के साथ में है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है। 5 स्टेट्स हम अपना एरिया शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ में, जिसमें हाईएस्ट एरिया है वो वेस्ट बंगाल के द्वारा शेयर है वो किया जाता है। नेपाल के साथ में हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट तो नहीं है, बट 3 ऐसे एरियाज हैं जिसमें आप देखिए कि एक जगह है काला पानी है, एक जगह है काला पानी। काला पानी वैसे आप जब भी रीड करते हो आपको आप अंडमान एंड निकोबार का जो काला पानी का सजा हुआ करता था वो आपको याद आता होगा, बट काला पानी एक जगह है उत्तराखंड के अंदर में। काला पानी है, लीपू लेक है, लिम्पियादूरा है, ऐसे 3 प्लेसेज हैं जिनको कि नेपाल के द्वारा क्लेम किया गया था जो कि इंडिया का पार्ट है। तो नेपाल और भूटान के बॉर्डर के बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि कितना उसका लेंथ है, इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है। तो ये फर्स्ट न्यूज़ के बारे में हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें वक्फ का जो लॉ लाया गया है अमेंडमेंट के थ्रू में, उसके रिगार्डिंग में सेंटर के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है कोर्ट को कि कंटिन्यूस मिसयूज हुआ, मिसयूज की वजह से जो प्रॉपर्टी एरिया है वो भी इंक्रीज हुआ है, इसी वजह से अमेंडमेंट्स हैं वो लाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अपना जो इंफॉर्मेशन है वो उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है। क्या एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये इम्पोर्टेंट है? एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है, बस आप देखिए कि जो अमेंडमेंट लॉ लाया गया था वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके कुछ प्रोविजंस हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको इम्पोज किया गया था। अब आने वाले समय के अंदर में क्या इसका जजमेंट आता है दोस्तों, आपको आने वाले समय में जब जजमेंट के थ्रू ही पता लगेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि कस्तूरी रंगन साहब हैं जो हमारे इसरो को उनके द्वारा हेड किया गया था, कुछ कमेटीज़ हैं वो भी इनके द्वारा हेड की गई थी, तो उनका डेथ हुआ है। एग्जाम के पर्पज़ से तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप इनका जो नेम है वो काफ़ी जगह कोट करोगे, अपने मेंस के आंसर के अंदर भी इनकी कमेटी के थ्रू भी नेम को आप कोट करोगे। क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखिए कि कस्तूरी रंगन साहब के अगर हम कंट्रीब्यूशन के बारे में रीड करें तो 60s के समय में जब ग्लोबल पावर्स हैं 60s एंड 70s के समय में इसरो के, आप देखिए कि इसरो के थ्रू अपना जो वर्क है उसको कैरी आउट करते हैं, उस समय जो ग्लोबल पावर्स हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया, उनके द्वारा स्पेस के अंदर में अपना जो स्पेस सेक्टर के अंदर अपना डोमिनेशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया भी लेटर फेज के अंदर में अपना जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको कैरी आउट करता है। और आप देखिए कि प्रेजेंट समय में तो वन ऑफ द सक्सेसफुल हमारा ये इंस्टीट्यूशन है जिनके द्वारा काफ़ी सारी जो फॉरेन पावर्स हैं उनके भी आप देखिए कि सैटेलाइट्स उनको लॉन्च किया जाता है। चीप मनी के अंदर में जो सैटेलाइट को लॉन्च करना, रिलायबिलिटी है हमारे जो सक्सेसफुल मिशंस की वजह से, इस वजह से इसरो का जो नेम है वो आपको एक एज ए स्पेस का जो डिप्लोमेसी है उसके अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम रीड करें तो आप देखिए अर्थ ऑब्जर्विंग जो सैटेलाइट्स हैं इनसैट 2E है, इनसैट 2E है, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स हैं। जब इसरो को ये हेड किया गया था इनके द्वारा तो उस समय में काफ़ी सारी अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च किया गया। इंटेल सेट नाम का एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम था टीवी प्रोग्राम सर्विस के रिगार्डिंग में, वो भी इनके द्वारा आप देखिए कि इंडिया को उसके अंदर में ज्वाइन करवाते हुए इंडिया के अंदर में जो डायरेक्ट टू होम का एक सर्विस आया था जिसके अंदर काफ़ी सारे जो केबल चैनल्स हैं अवेलेबल रहेंगे हर एक पर्सन को, तो वो भी इनके द्वारा ही पॉसिबल है वो हो सका। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इनका जो कुछ कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हमने रीड किया। आप देखिए कि इसरो के चेयरमैन के लेटर फेज के अंदर में इनके द्वारा
एक गाडगिल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था वेस्टर्न घाट के रिगार्डिंग में। वेस्टर्न घाट के रिगार्डिंग में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होता है, गाडगिल है, माधव गाडगिल वो पर्सन हुआ करते थे। तो गाडगिल कमेटी के द्वारा रिकमेंड कर दिया गया था कि 75% ऑफ वेस्टर्न घाट है उसको आपको एज ए इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के रूप से डिक्लेयर करना है। कुछ स्टेट्स के द्वारा उसको अपोज किया गया। फिर आप देखिए कि कस्तूरी रंगन साहब के द्वारा उस कमेटी को हेड किया जाता है वेस्टर्न घाट के रिगार्डिंग में, और इनके द्वारा 37% एरिया है उसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है वो डिक्लेयर उसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया बताया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में रीड करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आप देखिए कि नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क है वो इन्हीं के द्वारा उसको डिजाइन है वो किया गया है, उसको कैरी आउट किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्टिंग प्रोसेस है वो भी इनके द्वारा ही कैरी आउट किया गया। तो ये इनके कुछ कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने रीड किया। यूपीएससी आपसे कैसे सवाल पूछ सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जब आप रीड करते हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप देखिए कि काफ़ी कुछ न्यूज़ के अंदर भी है, तो उससे रिलेटेड हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए, आप उसको कहीं ना कहीं इनका नेम है वो कोट कर सकते हो अपना इंट्रोडक्शन के अंदर में, या जो कंक्लूजन है आंसर का वहाँ पे कि इनके द्वारा उसका फॉर्म किया गया था, जिससे कि बेटर वे के अंदर में एजुकेशन है उसको वहाँ पे कैरी आउट किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर के, वहाँ पे जो बैसारन वैली है जहाँ पे वो अटैक हुआ है, मिडोज का जो फॉर्मेशन हुआ करता है उस एरिया के अंदर में। मिडोज बेसिकली हैं क्या? मिडोज आप देखिए कि आपको वन काइंड ऑफ ए ग्राउंड का जो ग्रास लैंड का ग्राउंड है उस तरीके का सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि नियर बाई एरिया के अंदर में आपको वहाँ पे माउंटेन एरिया है वो भी सिचुएटेड है, लेक का एरिया है वो भी सिचुएटेड है। बेसिकली स्टूडेंट खज्जर का नाम का एक जगह है हिमाचल प्रदेश के अंदर में, उसको भी मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना करते हैं। और मिडोज जो बैसारन वैली के अंदर में क्रिएट हुए हैं वहाँ पे भी उसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना करते हैं। हिमालयन का जो हमारा एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि बुगियाल्स के नाम से भी इनको जाना करते हैं। इस जो जोग्राफिकल फीचर है इसको बुगियाल्स के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? गढ़वाल हिमालयाज के अंदर में। बैसारन वैली के रिगार्डिंग में जम्मू एंड कश्मीर का जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा कहा गया है कि वो कंटिन्यूस पब्लिक के लिए ओपन हुआ करता है। कल आप देखिए कि ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर में कहा गया था कि उसका परमिशन है वो नहीं लिया गया। तो जो टूरिस्ट पर्सनस हैं उनको वहाँ पे जो सेंड है वो किया गया। तो स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, सिक्योरिटी ग्रिडलाइंस है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको एलजी के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। प्रेजेंट समय में जो जम्मू एंड कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी है। तो आप देखिए कि 3 एरियाज हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा स्टूडेंट्स पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा पुलिस है, और सिक्योरिटी जो ग्रिड लाइन्स है उनका जो कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको एलजी के थ्रू हुआ करता है। बट अगर हम बात करें टूरिज्म के बारे में, तो टूरिज्म का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उस यूनियन टेरिटरी का, जम्मू एंड कश्मीर का, तो उनके द्वारा इसको कैरी आउट किया जाता है। तो ये बेसिकली बैसारन वैली के बारे में है। किस वजह से फेमस है? क्योंकि आप देखिए कि वहाँ पे रिवर भी फ्लो किया करती है। लेदार नाम का एक रिवर है वो वहाँ से फ्लो किया करती है। माउंटेन एरिया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको आप देखिए कि 8000 का जो हाइट है वहाँ पे एल्टीट्यूड का सिचुएशन है आपको देखने के लिए मिलेगा। लस पाइन के जो फॉरेस्ट हैं, आप देखिए कि पाइन का आपको वहाँ पे फॉरेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये वहाँ का कुछ फीचर्स हैं उसको भी यहाँ पे मेंशन है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर अब हम देखिए कि स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे जो शिकाराज के जो पर्सन हैं, जो वहाँ पे जो होटल इंडस्ट्री के अंदर में या टूरिज्म सेक्टर के अंदर इन्वॉल्वमेंट पर्सन है, उनके द्वारा भी प्रोटेस्ट किया गया है इस टेररिस्ट अटैक के रिगार्डिंग में। तो क्यों वहाँ पे किया गया? क्या वहाँ पे टूरिज्म वन ऑफ द एक इम्पोर्टेंट पोटेंशियल सेक्टर है जिसके अंदर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है? तो अब जब भी हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में रीड करते हैं, जब भी हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में रीड करते हैं, टूरिज्म वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आप देखिए कि एक पोटेंशियल एरिया है जहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। जो हमारे उस एरिया का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसके अंदर भी टूरिज्म का एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि 2020 के समय में, क्योंकि 20 के समय तो स्टेटहुड का जो यूनियन टेरिटरी के रूप से चेंज किया गया 19 के समय में, फिर 20 एंड 21 के समय कोविड का समय क्रिएट हुआ था। कोविड की वजह से आप देखिए कि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, और 22 के समय कंटिन्यूस जो टूरिस्ट हैं उनका वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, टूरिस्ट का जो मूवमेंट है वो इंक्रीज है वो हुआ है।
जम्मू एंड कश्मीर का जो मेन इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। मेन इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर में है, जिसके अंदर वॉलनट्स हैं, जिसके अंदर में सेफ्रॉन है, और आप देखिए कि एप्पल का जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो वहाँ पे किया जाता है। सेफ्रॉन के बारे में जब भी हम रीड करें तो आप देखिए कि पंपोर का वो एरिया है, पंपोर का एरिया है जहाँ पे क्रेवाज फॉर्मेशन हुआ करता है। उस एरिया के अंदर में, पंपोर के अंदर में आप देखिए कि सेफ्रॉन का जो कल्टीवेशन है, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो हुआ करता है। और फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्लोबल एग्रीकल्चर हेरिटेज जो प्रैक्टिस है उसका भी ये पार्ट है। इंडिया के अंदर में 3 ऐसा ग्लोबल इंटरनेशनल जो एग्रीकल्चर हेरिटेज प्रैक्टिस है, उसके अंदर में 3 ऐसी प्रैक्टिस हैं। एक आप देखिए कि कुट्टीनाड जो केरल के अंदर में है, बिलो द सी राइस फार्मिंग वहाँ पे किया जाता है। पंपोर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, वहाँ का सेफ्रॉन का कल्टीवेशन। और स्टूडेंट्स, एक जो एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस है वो उड़ीसा से रिलेटेड है। तो ऐसे 3 यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट जो ग्लोबल हेरिटेज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैं जो फाओ के द्वारा रिकॉग्नाइज हैं, जिसके अंदर पंपोर भी है। नेक्स्ट आप देखिए कि ये तो हमने एग्रीकल्चर के बारे में देखा, जिसके अंदर में मोर पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि टूरिज्म का अच्छा एक इम्पोर्टेंट पोटेंशियल है वहाँ पे, वो जीडीपी के अंदर भी अच्छा कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म का। तो इसी वजह से लोगों के द्वारा इस तरीके से आप देखिए कि डेट टूरिज्म का अगर मूवमेंट नहीं होगा टूरिस्ट वहाँ पे, तो बेसिकली इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमी को। नेक्स्ट अगर हम बात करें टूरिस्ट के ही बारे में है, टूरिस्ट के बारे में ही मेंशन किया गया है सिक्किम के पर्सपेक्टिव से। सिक्किम के वहाँ पे जो चांगथांग का एरिया है वहाँ पे लैंडस्लाइड का सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ। 2 ईयर्स बैक आप देखिए कि वहाँ पे भी ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड होने की वजह से सिक्किम के अंदर में तीस्ता रिवर के थ्रू जो फ्लड का सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला था। तीस्ता एक रिवर है जो इंडिया के अंदर में सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के थ्रू फ्लो किया करती है। अब लैंडस्लाइड के बारे में बताया गया है, हमारे जो हिमालयन जो स्टेट्स हैं वो फ्रेजाइल हैं लैंडस्लाइड के पर्सपेक्टिव से। फ्रेजाइल इस वजह से हैं स्टूडेंट्स क्योंकि हिमालयाज जो हैं वो कंटिन्यूस डेट आप देखिए कि एक्टिव सिचुएशन के अंदर में है, हमारा जो प्लेट है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से है। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जिन पर्सन्स के द्वारा या जिन फार्मर्स के द्वारा आप देखिए कि स्टेबल बर्निंग है उसको किया जाएगा तो उनको गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है वो नहीं रिसीव होगा। स्टेबल बर्निंग बेसिकली क्या है? स्टेबल बर्निंग आप देखिए कि यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस किया गया, उस एग्रीकल्चर को अगर मशीन के साथ में कट किया जाता है तो वो अबाउ एरिया से उसको कट करता है। जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको बेसिकली फार्मर्स के द्वारा जला दिया जाता है उनके एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसके अंदर में। आप देखिए कि फायरिंग के थ्रू में जब उसको जला दिया जाता है तो उससे पोल्यूशन लेवल क्रिएट होता है, एयर क्वालिटी को वो इम्पैक्ट करता है। और स्पेशली हमारा दिल्ली एनसीआर के रीजन के अंदर में विंटर्स के अराइवल के समय में जब खरीफ का जो क्रॉप है उसके जो रेजिड्यू हैं उसको जब जलाया करते हैं फार्मर्स के द्वारा, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश और राजस्थान का भी कुछ पार्ट है वहाँ पे, तो उसका आप देखिए कि इम्पैक्ट होता है। दिल्ली के अंदर में एयर क्वालिटी है वो वहाँ पे डिक्लाइन होती है। तो स्टेबल बर्निंग के ही रिगार्डिंग में गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिससे कि उससे कम उस स्टेबल है उसको यहाँ पे जलाया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वीडी सावरकर साहब के बारे में है। आप देखिए कि हमारे इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो उनके रिगार्डिंग में एक कमेंट है वो किया गया था पॉलिटिकल पर्सन के द्वारा, कोर्ट के द्वारा उनको सम्मन है वो किया गया है। जो सम्मन उनको किया गया था उसको स्टे है वो किया गया है। तो आप देखिए कि वीडी सावरकर साहब का जो कंट्रीब्यूशन है 1857 का जो हमारा रिवोल्ट है, 1857 रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप से इनके द्वारा कहा गया। इंडियन हाउस के अंदर भी आप देखिए कि इनके द्वारा समहाउ लोगों को यूनाइट करने का जो कोशिश है वो किया गया था। और आज अभी हमने काला पानी के बारे में रीड किया है, तो काला पानी का जो एरिया है जहाँ पे काला पानी का सजा हुआ करता था, सेल्यूलर जो जेल है अंडमान एंड निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के अंदर में, तो वहाँ पे भी उनके द्वारा पनिशमेंट है उसको कैरी किया गया था। इनके जो अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको आप रीड करना, कोई इनका बुक हो वो रीड करना। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो इनके द्वारा कहा गया वो बुक के थ्रू ही मेंशन किया गया था 1857 को। नीट का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होता है मेडिकल कॉलेज के अंदर में एमबीबीएस के पर्सपेक्टिव से, तो उसी का पेपर का लास्ट ईयर लीकेज है वो आया था, तो उसके जो प्राइम अक्यूज है उनको अरेस्ट किया गया है। एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। एनटीए नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको यहाँ पे उनके द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। एनटीए आप देखिए कि
डेट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू में है, गवर्नमेंट के ऊपर ये डिपेंड हुआ करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। मेधा पाटकर जिनके द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, उनको एक केस के अंदर में जेल है वो हुआ था, तो अभी उनको बेल ग्रांट किया गया है बेसिकली। तो इम्पोर्टेंट एक एक्टिविस्ट हैं जिनके द्वारा सरदार सरोवर डैम के रिगार्डिंग में आप देखिए कि इनका मूवमेंट था, तो उस समय में जो फॉरेन फंडिंग है उसको भी कट कर दिया गया था इनका जो नर्मदा बचाओ मूवमेंट के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया और फ्रांस के द्वारा 26 जो राफेल एम जेट फाइटर जेट्स हैं उनके रिगार्डिंग में यहाँ पे डील हुआ है, आने वाले समय में इंडिया को ये डिलीवर हैं वो किए जाएंगे। डीआरडीओ के द्वारा आप देखिए कि हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे अपग्रेड किया गया है, तो उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन है। एग्जाम के अंदर में क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं आपसे, डिफेंस के बारे में न्यू डेवलपमेंट है। आप भी देखिए कि लास्ट जो 24 का प्रीलिम्स है उसके अंदर में सवाल पूछ लिया गया था कि बेसिकली जो कुछ फाइटर जेट्स हैं आर्मी एंड डिफेंस फोर्सेज का जो रैंकिंग है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इस तरीके से आपसे जो सवाल हैं वो पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे जो नेशनल कमीशन है शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के और बैकवर्ड क्लासेज के जो नेशनल कमीशन है उनका जो एनुअल रिपोर्ट है वो उनको प्रेसिडेंट को सबमिट करना होता है। एनुअल रिपोर्ट्स अभी आप देखिए कि पब्लिक है, उनको नहीं किया गया है, उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन है। ऑल थ्री जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल थ्री जो इंस्टीट्यूशन है वो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। आपको इनका कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल है वो भी पता होना चाहिए। क्या 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको सेटअप किया गया, 85 या 84 के थ्रू आप देखिए कि शेड्यूल ट्राइब को सेटअप किया गया, और 102 के थ्रू क्या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है उसका सेटअप है। एक चेयरमैन है, फिर एक वाइस चेयरमैन है, 3 मेंबर्स इसके पार्ट हैं वो हुआ करते हैं। इनका भी एक आप देखिए कि एज लिमिट का क्राइटेरिया है या नहीं है, ऐसे भी आपको रीड करने का ज़रूरत है, जिससे कि स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जो इनकरेक्ट है वो ना हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशनल जो आप देखिए कि डिमांड है, जो चिल्ड्रंस का डिमांड है उसको कैसे फुलफिल किया जाए, क्या उनको स्कूल लेवल से ही किस तरीके से ईट करना है, कौन सा जो थिंग्स हैं वो बेटर हैं हमारे हेल्दी बॉडी के रिगार्डिंग में, तो उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जो डिस्कशन है वो किया गया। डिस्कशन के अंदर में बताया गया है न्यूट्रिशनल फॉर द ग्रोथ का एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ। न्यूट्रिशनल फॉर द ग्रोथ का एक समिट है वो ऑर्गेनाइज हुआ। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ स्टूडेंट्स? पेरिस के अंदर में ऑर्गेनाइज हुआ है। पेरिस की इस मीटिंग के अंदर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा आप देखिए कि एक 10 ईयर का एक डिकेड है उसको डिक्लेयर किया गया था कि नेशनल डिकेड फॉर द एक्शन फॉर द न्यूट्रिशनल जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के जो आपको एक्शंस है उनको कैरी आउट करना है। तो न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग में आप देखिए कि एक डिकेड है 2015 से लेकर 2025 तक का डिकेड है उसको डिक्लेयर किया गया था। अब उसी को एक्सटेंशन दिया गया है कि 30 तक आप इसको एक्सटेंशन दीजिए। तो नेशनल आपको न्यूट्रिशनल जो डिमांड है उसको किस तरीके से फुलफिल करना है, लोगों को अवेयर करना है, उसको आपको कैरी आउट है वो करना है। अब डिस्कशन यहाँ पे ये किया गया है कि हमारे आने वाले समय के अंदर में हमें स्कूल लेवल के ऊपर ही जो स्टूडेंट्स को टीच करने का ज़रूरत है। यस स्टूडेंट्स, ज़रूरत तो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशनल जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। न्यूट्रिशनल जो हेल्दी फूड है उसको कंज्यूम किया जाए चिल्ड्रंस के द्वारा। बेसिकली जो हेल्दी फूड है इम्पोर्टेंट है बॉडी के रिगार्डिंग में। लर्न टू ईट वेल का वहाँ पे एक इनिशिएटिव है उसको भी कैरी आउट किया गया था इस न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोथ का जो समिट है उसी के दौरान में। तो लर्न टू ईट वेल के अंदर में आप देखिए कि डाइट का जो डाइवर्सिटी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है उसको हमें अचीव करना है, जिससे कि आप देखिए कि यहाँ पे जो जीरो हंगर है उसको अचीव है वो किया जा सके। स्कूल इसका पार्ट्स हैं। स्कूल लाइफ इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रंस का यहाँ पे प्रॉपर वे के अंदर में आप ब्रिंगिंग के रिगार्डिंग में, तो उसका भी डिस्कशन है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया का जो क्रिएटिव इकोसिस्टम है उसके बारे में है। आप देखिए कि समय के साथ में इंडिया का जो डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। चाहे आप देखिए कि समय के साथ में जिस तरीके से न्यू वे ऑफ जो जॉब्स हैं वो ओपनिंग हुआ है, उसके अंदर भी मोर क्रिएटिविटी है, जिसमें आप जो ऑडियो विजुअल्स का जो कॉन्सेप्ट है, तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऑडियो विजुअल्स के रिगार्डिंग में एक समिट है उसको ऑर्गेनाइज है वो करवाया गया था। तो उसी के पर्सपेक्टिव से क्रिएटिव इकोसिस्टम का जो इम्पोर्टेंस है उसको यहाँ पे मेंशन है वो किया गया। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ आपको इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए, तो समिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखिए कि न्यू वे ऑफ जितना भी जॉब्स हैं उसके अंदर में हमारी जो डेट पॉपुलेशन के थ्रू में हमारे जो लोग हैं उनके द्वारा जो क्रिएटिव जो इकोसिस्टम है उसको यहाँ पे डेवलप किया गया है। हर एक आर्ट के रिगार्डिंग में, कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके रिगार्डिंग में।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा विजिट किया गया है ओमान के, वहाँ पे यूएस के साथ में जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं उनसे पहले में। फिर आप देखिए कि साउथ कोरिया के बारे में है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनको बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिकल रीजंस बताए गए हैं, उनके अगेंस्ट में जो इम्पीचमेंट चलाया गया उसके बारे में। और थाईलैंड के कुछ पुलिस पर्सनल्स हैं उनका वहाँ पे डेथ हुआ है प्लेन क्रैश का जो ड्रिल प्रोसेस है उसके दौरान में। और स्टूडेंट्स यूएस के द्वारा ब्रोकर किया गया है जो कोंगो रवांडा का जो वहाँ पे M23 नाम का एक रेबल ग्रुप है जिनके द्वारा ऑपरेशंस को कैरी आउट किया गया, रवांडा के द्वारा उसको बैक किया जाता है। तो कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, रवांडा है, उनका जो पीस है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। चाइनाज के बारे में मेंशन है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। वहीं टैरिफ के रिगार्डिंग में डिस्कशन है वो किया गया है। और रसिया का क्लेम है कि क्रीमिया जो उनके द्वारा 2014 के समय एनेक्स कर लिया गया था वो भी इनका पार्ट है, वो रहेगा। यूक्रेन आप देखिए कि उनका बेसिकली मानना ये है कि अब जब भी सीज फायर एग्रीमेंट हो तो बेसिकली क्रीमिया है वो रसिया का पार्ट है वो ना रहे। तो क्रीमिया आप देखिए कि रसिया का ही पार्ट रहेगा, ये यहाँ पे जो ब्रोकर करने वाले जो पर्सन हैं जो डील को उनके द्वारा कहा गया है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।